हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे टॉपिक को डील करते हैं। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स होते हैं, बेसिक लेक्चर्स और जो एमसीक्यू लेक्चर्स होते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सारे टॉपिक से रिलेटेड, उसको डील करते हैं। तो चूंकि पीसीएस और पीसीएसजे के एग्जाम्स जो है डिफरेंट स्टेट के लाइन में हैं, तो मैंने सोचा कि आपको पॉलिटी लूसेंट से कंप्लीट करा दी जाए, जिससे कि आपको जो है जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर पाएँ। चूँकि पीसीएस जैसे एग्जाम्स में कहीं न कहीं जो क्वेश्चंस होते हैं लूसेंट और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आसपास हैं, वहीं तक ही आते हैं, उससे ज़्यादा कुछ चेंज ज़्यादा नहीं होता है। तो इस कड़ी में चूँकि हमने अभी तक सारे लेक्चर ले लिए हैं लूसेंट के, और सॉरी, जो लेक्चर हमने अभी तक इसके पहले लिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके पहले हम लोगों ने जो है लेक्चर ले लिया है भारतीय संविधान का विकास, चूँकि वो बड़ा पार्ट था, तो उसपे हमने भाग 1 और भाग 2 लेक्चर लिए हैं। उसके बाद हमने भारतीय संविधान सभा के बारे में देखा है। ये सारे लेक्चर आप ज़रूर जा कर के देखें, और इसके बाद लेक्चर्स को देखने के बाद आप जो एमसीक्यू सीरीज हमने ले रखा है उसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि वो पीसीएस लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हमने भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा जो प्रस्तावना है उस पर लेक्चर लिया है, और उसके बाद में हमने भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत रहे हैं उस पर लेक्चर लिया है। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा जो है भारतीय संविधान की अनुसूची से रहेगा, जो कि लूसेंट से हम देख रहे हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के जो लिंक्स हैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस पे हमने जो है एक अलग से भी लेक्चर ले रखा है, और क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर रखे हैं। तो आप क्वेश्चंस को यहाँ से वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन जरूर देखेंगे जा करके एमसीक्यू प्लेलिस्ट से, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और एमसीक्यू की जो प्लेलिस्ट है वो हिंदी में अलग है और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अलग है, तो आप दोनों से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश का बहुत फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो चलिए हम अनुसूची को देखते हैं। तो प्रथम अनुसूची जो बात करती है, इसमें भारतीय संघ के घटकों, राज्यों एवं संघ शासित जो है 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। तो प्रथम सूची जो है संघ और राज्यों की बात करता है, जिसमें 28 राज्य और 8 जो है क्षेत्रों का उल्लेख है। इस बात का आप ध्यान देंगे। और इस तरीके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अनुसूचियों से, वो डायरेक्टली या तो आपको अनुसूची का मेल पूछ लेते हैं कि ये अनुसूची किससे रिलेटेड है, आपको मेल कराने के लिए देंगे, या फिर आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये बात है और किस अनुसूची से डील करता है, या फिर किस अनुसूची से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट है। तो पहला जो हो गया संघ और घटक राज्यों की बात करता है प्रथम अनुसूची। फिर नोट कह रहा है कि संविधान के 69वें संविधान के संशोधन द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा अमेंडमेंट था जिसके तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का जो है दर्जा दिया गया है। तो 69th जो है संशोधन जो है उसका आंसर हो जाएगा, आप इस बात का ध्यान देंगे। फिर द्वितीय अनुसूची जो है कह रहा है कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का बात करता है। तो आप इसमें जो याद रखेंगे कि जो सेकंड शेड्यूल है वेतन, भत्ता और पेंशन से डील करता है, किसके किसके, तो ऊपर जो जितने लोग लिखे गए हैं आप इनको जो है ध्यान में रखते हुए ये देखेंगे। और जो तीसरी अनुसूची है वो तीसरी अनुसूची बोलती है कि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, तो इसमें दिया हो कि मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। तो तीसरी अनुसूची जो है शपथ से डील करती है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं दिया गया है, आप जो तीसरी अनुसूची को देखेंगे, क्योंकि पीसीएस एग्जाम में डायरेक्टली पूछा भी नहीं आता इतना कंफ्यूज करके आपको, लेकिन सेकंड जो है शेड्यूल है, यानी कि दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है कुछ लोगों का, कि वहाँ पे जैसे कि आपको दूसरे जो अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल लोग मिलेंगे, आपको तीसरी अनुसूची में ये लोग शायद नहीं मिलते हैं। तो आप इसको डिटेल में अगर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान देंगे कि पहले जो होता है, जो दूसरी अनुसूची होती है उसमें वेतन, भत्ता और पेंशन की बात होती है, और तीसरी अनुसूची में शपथ की बात होती है। मोस्टली आपको दूसरी और तीसरी अनुसूची में ही कंफ्यूज किया जाता है, तो इस बात का ध्यान देंगे। और आप देखते हैं कि जो भी मंत्री बनता है या कुछ भी बनता है तो उसको पैसा ज़्यादा पहले चाहिए होता है, शपथ तो बाद में देख लेंगे। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि पहले हमको जो है वेतन चाहिए, बाद में शपथ, यानी दूसरी अनुसूची में वेतन आता है और तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ आता है। इस तरीके से आप फनी ट्रिक के तरह इसको याद कर सकते हैं। बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची जो है इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है, कि किस जो है स्टेट में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, उसका जो विवरण है वो
जो है चौथी अनुसूची में दिया गया है। पांचवी अनुसूची बात करती है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन पर नियंत्रण के बारे में। यहाँ पे किसके, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, जो प्रशासन के उसके नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। पांचवी और छठवीं अनुसूची में आपको कंफ्यूज भी कराया जाता है। जब भी आपको जब पेशा एक्ट की बात पूछी जाए तो वो पांचवी अनुसूची से रिलेट करता है। पेशा यानी कि पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। तो जो पेशा एक्ट है वो पांचवी अनुसूची से डील करता है, इसके बारे में भी आप ध्यान देंगे। और जो छठवीं अनुसूची है तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की किसकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, गलती से भी आप जो है मणिपुर नहीं लगाएंगे। तो इसका ट्रिक होता है कि मतलब आपको कैसे, जैसे वैसे नॉर्मली सब लोग एम टी एम बोलते रहते हैं, लेकिन AMTM जब आप याद करते हैं इस तरीके से तो आप कंफ्यूज होते हैं दोनों एम का मतलब क्या होता है, कभी मणिपुर आ जाता है। तो आप मे मतलब मेघालय में मे आ रहा है और मिजोरम में मी आ रहा है, तो सब में मी आ रहा है, मे मी, तो मामी से याद कर सकते हैं, मा मी। तो और लेकिन मामी में माँ नहीं आता है, मी बस आता है, तो मी का याद रखेंगे कि मेघालय और मिजोरम आएगा, माँ नहीं आएगा। माँ का ताल्लुक छठवीं अनुसूची से नहीं है, ऐसा आप याद रखेंगे। तो यानी कि मणिपुर MA माँ नहीं आएगा, मणिपुर नहीं आएगा। मेघालय और मिजोरम आएगा, तो दोनों मी से रिलेटेड आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, किसके, इन सारे स्टेट्स के जो है, और कुछ एरिया के जिसके बारे में डिटेल में पूरा जो है आपको लक्ष्मीकांत में दिया गया है, लेकिन आपको बेसिकली याद करने के लिए इतना सफिशियंट है। अगला देखते हैं तो सातवीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे के बारे में प्रावधान किया गया है तथा इस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। ये पूछा जाता है किस जो अनुसूची से ये तीनों सूचियों का बात आता है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और इनका जो क्या बोलते हैं बात है वो सातवीं अनुसूची में दिया गया है। तो ये जो है सूची से जो डील करता है वो सातवीं अनुसूची है। संघ सूची में की बात करते हैं तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय जो कौन कौन से हैं, तो देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सब जो है केंद्र संघ सूची में आते हैं, जिसपे जो है संसद को कानून बनाने यानी केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची की बात करें तो इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित के में संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और अगर कोई बात आती है तो राष्ट्रीय हित, एक्चुअली काफ़ी डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौन कौन से मुद्दे होते हैं। जैसे आर्टिकल 249 है, 250 है, 252 है, 253 है। तो इसमें जो है ये अधिकार होता है पार्लियामेंट को यानी संसद को कि वो राज्य सूची पे भी कानून बना सकता है। तो संविधान के लागू होने के समय तक इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं, क्योंकि जो 5 विषय थे वो राज्य सूची से जो है ट्रांसफर करके समवर्ती सूची में भेजे गए हैं। राज्य सूची में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार और न्याय विभाग। तो ये सारा जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची देख लेते हैं तो समवर्ती जो सूची है इसके अंतर्गत जो विषय होते हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों जो है सरकार कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून है वही मान्य होता है। कि अगर ऐसा विषय जो कि समवर्ती सूची में उस पर केंद्र ने भी कानून बना दिया है और राज्य ने भी, तो जो केंद्र वाला कानून होगा उसी को वरीयता दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में जो है 47 विषय थे, इस बात का आप ध्यान देंगे। तब उस टाइम पे 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं, क्योंकि वही जो राज्य सूची से 5 विषय थे उसको उठा करके जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो इसमें जो समवर्ती सूची के कौन कौन से विषय हैं, तो दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि, ये सब जो है आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, पहले जो है सब 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी को ऐड किया गया था। फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। और 2003 में 92nd जो है
संशोधन किया गया, 92वां संशोधन, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इस तरीके से जो है टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले 14 भाषाएं ही थी, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। और जो है 8वीं अनुसूची से कौन कौन से अमेंडमेंट्स डील करते हैं, इसके लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं 21, 71, 92। जब आप 21, 71 को जोड़ेंगे तो 92 आ जाएगा, यानी कि 21 प्लस 71, सॉरी ये चल नहीं रहा पेन, पता नहीं क्यों, इज इक्वल टू 92। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। और एक और भी है 96, जिसमें कि उड़िया का नाम जो है ओरिया, जो ओरिया पहले होता था उसका नाम उड़िया रखा गया, तो उसका भी है। तो 96 जो आर्टिकल है, सॉरी संविधान संशोधन है, वो भी जो है 8वीं अनुसूची से डील करता है। तो 21, 71 इज इक्वल टू 92 और 96 आर्ट जो है अनुसूची है, सॉरी संविधान संशोधन है, वो भी जो है 8वीं अनुसूची से डील करता है। आगे देखते हैं तो 9वीं अनुसूची, तो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। ये पूछा जाता है कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो 1951 से जोड़ी गई थी, तो वो जो प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी वो 9वीं अनुसूची थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, यहाँ पे है नहीं, दी जा सकती थी, लेकिन ये बाद में केसेज हैं, इसमें इस बात को अभी चेंज कर दिया गया है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। पहले इसको जो है चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब देखते हैं कि अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में जो है सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको अभी भी पूछा कर जाए कि 9वीं अनुसूची का जो जुडिशियल रिव्यू है वो नहीं हो सकता, यानी कि न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता, तो ये अब सही नहीं होगा। अब जो है न्यायिक समीक्षा उसकी हो सकती है अगर वो जो है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 10वीं अनुसूची यह जो है 52वां जो संविधान संशोधन था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1980 जो है 5 का, तो उसके तहत जोड़ा गया था। जो भी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये सारे किसी न किसी अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं। तो 9वां जो है वो प्रथम जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उससे जोड़ा गया है। 10वां जो है 52nd अमेंडमेंट जो है उससे जोड़ा गया है। और ये किससे डील करता है, तो ये दल बदल जो संबंधित कानून है उससे डील करता है कि जो इलेक्शन जीतने के बाद एमपी या एमएलए होते हैं, पार्टी चेंज करते हैं, वो चेंज ना कर पाएँ, क्योंकि अगर आप पार्टी चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके पहले आप जिस पार्टी के बेसिस पे जीत के आए हैं उसके साथ धोखा भी करते हैं और जनता को भी आप धोखा देते हैं। तो दल बदल ना हो इसके लिए है। बाकी दल बदल कानून जो है काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है, जिसके बारे में हम जो है जब लक्ष्मीकांत का लेक्चर देखेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे किस तरीके से इसका जो है विकास हुआ है और किस तरीके से ये अभी अप्लाई हो रहा है और इसका जो है इसमें कौन कौन सी चुनौतियां अभी भी आ रही हैं। और कभी कभार ये भी पूछा जाता है दल बदल जो कानून है उसमें जो है अधिकार किसको होता है, तो उसमें जो स्पीकर होता है यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको अधिकार होता है, स्पीकर या चेयरमैन। अगर आप राज्यसभा से हैं तो चेयरमैन, या फिर अगर आप लोकसभा के हैं तो जो स्पीकर होगा वही डिसाइड करता है कि या क्या मतलब किस तरीके से जो है दल बदल कार्य करेगा, उस पर अंतिम निर्णय उसका होता है। अगला हम देखते हैं तो 11वीं अनुसूची, तो यह सबको पता ही है कि ये 11वीं जो अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में आई थी और इसमें पंचायती राज जो संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये पंचायती राज से डील करता है 73वां संविधान संशोधन और वो 11वीं अनुसूची में आता है। और इसी से रिलेटेड जो है पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, संविधान का जो 9वां भाग है। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो यह अनुसूची जो है संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन की जो है संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। कभी कभी आपसे पूछाता है कि जो पूछता है कि पंचायती राज में कौन कितने विषय हैं, तो वो 29 विषय हो जाते हैं पंचायत में। और जो म्यूनिसिपैलिटी है तो उसमें कितने विषय होते हैं, तो जो शहर के लिए म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं उसके लिए 18 विषय। म्यूनिसिपैलिटी मतलब आपके उसमें नगर निगम, नगर पालिका और इस तरीके की व्यवस्थाएं आ जाती हैं। बाकी जो ग्राम पंचायत वाली बात है, पंचायती राज वाली, तो उसमें 29 विषय हैं जो कि 11वीं अनुसूची में आता है। तो हम थोड़ा तेजी से एक बार को देख लेते हैं। तो पहली अनुसूची जो हो जाती है हमारी संघ और राज्यों के बारे में दी गई है। दूसरी जो अनुसूची है इसमें जो है भत्ता, पेंशन और वेतन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में जो है हमको जो है शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची जो है
राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में किस स्टेट की कितनी सीटें होंगी उससे बात करता है। 5वीं जो अनुसूची है उसमें जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जो है जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची जो है तीनों लिस्ट के बारे में बताता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमने बताया भी था जो समवर्ती सूची का कंसेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं ये हमने देख लिया, राज्य सूची के विषय देख लिए हैं, समवर्ती सूची के विषय देख लिए हैं। फिर जो है आती है बात 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेजेज का, और इसमें हमने देखा कि 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है और सारी भाषाएं जोड़ी गई हैं और प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं। और इसमें आपको मैंने ट्रिक भी बताया, तो 21 + 71 आप जोड़ेंगे तो 92 आ जाएगा। तो इस तरीके से संविधान संशोधन को याद कर लेंगे। 9वीं अनुसूची में जो है ये जो प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ा गया, और इसमें जो है संपत्ति जो अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें दल बदल संबंधित जो है प्रावधान का उल्लेख किया गया है, और यह राजीव गांधी के टाइम पे आया था। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से डील करती है, और यह 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई, और यह जो है शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के बारे में डील करता है। तो इस तरीके से जो है हमारा शेड्यूल्स का जो है जो अनुसूचियों का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आप ये लेक्चर देखने के बाद एमसीक्यू लेक्चर्स को जरूर देखेंगे प्लेलिस्ट से जा करके, जिससे कि आपको पूरा जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके। आगे के लेक्चर में हम राज्यों का पुनर्गठन जो टॉपिक है इस पर हम डिटेल में देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन है, आप मुझसे इन पर जुड़ सकते हैं। इन सारे के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल पॉलिटी पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।